ठीक है, आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सबको। अब तक आप लोगों ने जो कक्षा की है उस कक्षा में कुछ मुख्य बिंदुओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि अब तक आपने किया क्या है। देखिए, अब तक हमने कुछ ऐसे सिद्धांतों पर मतैक्यता हासिल करने का प्रयास किया है जिन पर एक मत होने से किसी निश्चित काम के लिए बढ़ा जा सकता है। ये याद रखो, जब तक हम में ऐक्य नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एक सिद्धांत है, लोग कहते हैं अनेकता में एकता हमारी विशेषता। ये एकदम नकली और झूठी बात है। अनेकता का तो निर्माण भी तब होता है जब एकता के खंड खंड टुकड़े कर दिए जाएं। इसलिए एकता में ही एकता होती है, अनेकता में कभी एकता नहीं होती है। इस ऐक्य के लिए आवश्यक था कि कुछ मूलभूत सिद्धांत जो संसार भर के हैं, उन मूलभूत सिद्धांतों को हम एकता के साथ जान लें। तो मैंने आपके साथ वो चर्चाएं की, लेकिन जो सिद्धांत मैंने आपके बीच में दिए, ये सिद्धांत उस मुख्य चर्चा के लिए केवल फंडामेंटल प्लेटफॉर्म है जिसे चर्चा को करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मैं आपसे कहूं कि बल्कि हमारे जो यहाँ संयोजक और मुख्य संयोजक हैं, वो तो ये चाहते हैं कि अब हम ये फंडामेंटल प्लेटफॉर्म पर काम करना बंद करें और सीधा सीधा जो हमारा मुख्य मुद्दा है उस पर काम करना शुरू करें। लेकिन मैं ये समझता हूं, जब तक मतैक्यता हासिल ना हो जाए तब तक ये काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसीलिए हमने ये काम किया है। अब इसके लिए विचार करेंगे कि फंडामेंटल प्लेटफॉर्म को कैसे हम किसी और तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और हम उस मुद्दे पर काम करें जिस मुद्दे के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की, सबसे पहला बिंदु ये समझ लीजिए कि मनुष्य में बौद्धिकता नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है, पहला बिंदु। दूसरा, ईश्वर के संदर्भ में हमारी अवधारणा एक होनी चाहिए कि ईश्वर की अवधारणा क्या है। तीसरा, हमारा धर्म ग्रंथ क्या है और ईश्वरीय कानून क्या है, उस पर हमारी अवधारणा एक होनी चाहिए, हमने उस पर चर्चा की। और हमेशा संसार में तभी एक नया मत, नया संप्रदाय पैदा होता है जब एक नई उपासना पद्धति पैदा होती है। तो आखिर वो मूलभूत उपासना पद्धति कौन सी है जिस मूल उपासना पद्धति के आधार पर संसार भर में ऐक्य पैदा किया जा सकता है। तो उपासना की जो वास्तविक अवधारणा है उस पर हम लोगों ने चर्चा की, बाकायदा उसे सिद्ध किया कि यही वास्तविक उपासना है और यही वास्तविक उपासना की अवधारणा है। हमारा सामान्य शिष्टाचार और लोकाचार व्यवहार क्या है उस पर हमने चर्चा की। हमारा भक्षा भक्ष क्या है उस पर हमने चर्चा की। इन सारी चीजों पर हमने चर्चा की और हम इस निर्णय पर कम से कम पहुंचे कि इन सारी चीजों पर अब हमारा मत एक है। हम जो लोग इस मीटिंग में लगभग 200-250 की संख्या में रहते हैं, हम सबका मत इन विचारों के संबंध में एक है। हम सब ये मानते हैं कि हाँ, ये बात सही है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा अपने राष्ट्र के संबंध में करेंगे आज, और ये आधी कक्षा रहती है जो आज की कक्षा में लूंगा। ये आप ये मान के चलिए कि ये कल की कक्षा की भूमिका रहती है, और जो कल की कक्षा रहेगी वो भी कक्षा का केवल प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा विषय का, और उसका समाधान हम तीसरे लेवल की आखिरी कक्षा में आपको जाकर देंगे। अभी ये पहले लेवल की आखिरी कक्षा होगी कल। आज सेकंड लास्ट क्लास है, आज जो हम लेंगे ये सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट में कुछ अवधारणाओं पर हम चर्चा करेंगे राष्ट्र के संदर्भ में, और कल हम राष्ट्र की परिस्थितियों के संबंध में चर्चा करेंगे, और फिर उन परिस्थितियों का समाधान क्या है इस पर हम तीसरे लेवल की आखिरी कक्षा में चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम कम से कम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जिस स्थान पर अब 1-2 सिद्धांत रह गए हैं जिनमें एकता हासिल करनी है। बाकी ज्यादातर चीजों के संबंध में हमने अपने मन को एक जैसा कर लिया है। हम सब उन सिद्धांतों पर कमोबेश एक मत हैं। किसी किसी व्यक्ति का थोड़ा बहुत मत वैभिन्न होना स्वाभाविक है। हो सकता है आप में से किसी किसी व्यक्ति का मत वैभिन्न हो, लेकिन इस मत के साथ वह भी सहमत है, वह भी ये मानता है कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन अभी मेरा आग्रह किसी और कारण से किसी दूसरी तरफ है। तो आप आग्रही हो सकते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि ये मूलभूत सिद्धांत है। आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं, और इसमें जो आज की राष्ट्र के संबंध में कुछ बिंदुओं पर जो हमारी अवधारणाएं हैं, वास्तविक अवधारणाएं, अच्छा, जिन अवधारणाओं जिन कंसेप्शन पर हम काम करते हैं
उन कंसेप्शन को हम ये मान के नहीं चलते कि ये हमारा कंसेप्शन है, ये हमारी अवधारणा है, बल्कि हम उस अवधारणा पर काम करते हैं जो सार्वभौमिक हो, जो सारे संसार के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जिसमें बदलाव न हो, जिसमें परिस्थितियों को, समय को देख के बदलाव न हो, महाद्वीपों को देख के बदलाव ना हो, देशों को देख के, व्यक्तियों और समाज को देख के बदलाव ना हो। हम ऐसी अवधारणाओं पर काम करते हैं जो सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, बदलने वाली नहीं। तो आइए आज का विषय उठाते हैं। हमारा आज का विषय यह है कि पूरे देश में एक भाव रहता है देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का भाव रहता है। आप में भी, ज्यादातर लोगों में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का भाव होगा, और सब में नहीं होगा, ये समझ लीजिए। मैं खुली कह रहा हूं ये बात, हो सकता है कोई कोई बुरा माने इस बात का, माने तो मान जाए, लेकिन सब में राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति नहीं होती है। होती है तो केवल दिखावे की होती है, होती है तो केवल कहने की होती है। अब ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति क्या है, हमारा आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति क्या है। और उससे पहले भी एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर राष्ट्र और देश क्या है। प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या देश और राष्ट्र एक ही वस्तु है। प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या देश और राष्ट्र में कोई संबंध है, या फिर देश और राष्ट्र एक अर्थ के पर्यायवाची शब्द हैं, या फिर इनमें से कोई एक दूसरे संपूर्ण घटक का आंशिक घटक है। आखिर क्या है देश और राष्ट्र, राष्ट्र की वास्तविक अवधारणा क्या है। मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से पूर्व पक्ष में कि राष्ट्र की वास्तविक अवधारणा क्या है, सार्वभौमिक अवधारणा क्या है जिसे राष्ट्र कहते हैं। इस देश के एक बहुत बड़े नेताजी पिछले दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो जाके कहने लगे कि भारत तो एक राष्ट्र नहीं है, ये तो स्टेट्स का यूनियन है, संघ है, बहुत सारे राज्य हैं, उन राज्यों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर रखा है, और उस एग्रीमेंट के थ्रू वो एक साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए उसे राज्यों का संघ कहा जाता है। वो राष्ट्र है ही नहीं। खैर, उन्होंने जो कहा वो अपनी बुद्धि कौशल के आधार पर कहा, अपनी योग्यता और अपनी पढ़ाई लिखाई के आधार पर कहा। वो देश में पढ़े कि विदेश में पढ़े, ये उनका अपना अप्रोच है कि राष्ट्र क्या है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आप राष्ट्र को क्या समझते हैं, आखिर राष्ट्र के संबंध में आपकी अवधारणा क्या है, आप क्या समझते हैं कि राष्ट्र क्या है। तो ये मेरा आपसे प्रश्न है, हाथ खड़े कीजिएगा तो मैं बारी बारी से आपसे प्रश्न उत्तर ले लूंगा। तो सबसे पहले सुमंत जी का हाथ खड़ा है। सुमंत जी, आपको क्या लगता है राष्ट्र क्या है। मैं समझता हूँ आचार्य जी की राष्ट्र अलग है और देश अलग है। अच्छा, कैसे। देश तो क्या है कि अपने संविधान से बना है, उसमें मैं रहूं या मेरे धर्म वाले लोग रहे कि ना रहे, वो तो देश रहेगा ही। और राष्ट्र होता है कि इसमें सब वेद के अनुसार जो चले और सब एक मंत्र वाले हो, तो वो राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, जो वेद के अनुसार चले वो राष्ट्र है, और जिसमें एक नियम कायदा कानून बनाकर लोगों को इकट्ठा करके रखा जाए उसका नाम देश है। चलिए, सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, नमस्ते। जी नमस्ते आर्य जी। देश का मतलब है कि सीमाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र, प्रदेश को देश कहा जाता है। और राष्ट्र जो जैसे संस्कृतियों और अन्य कल्चरों को मिलाकर के जो एक समान दिखता है उसे राष्ट्र कहा जाता है। मतलब राष्ट्र बहुत सारे कल्चर्स को राष्ट्र कहते हैं। नहीं, एक ही कल्चर को मतलब एक ही कल्चर हो उसे राष्ट्र कहते हैं। जी, मेरा मतलब है कि मतलब जो राष्ट्र होता है ना कि एक ही प्रकार के संस्कृति से बना हुआ मतलब वो क्षेत्र हो, उसे राष्ट्र कहा जाता है। फिर तो भारत राष्ट्र नहीं है, क्योंकि भारत में तो भिन्न भिन्न संस्कृतियां दिखाई देती हैं। अभी ये वर्तमान की स्थिति है आचार्य जी, परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं। वर्तमान में कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत एक राष्ट्र नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कह सकते, हम हमारा मान्य है, हमारा इस विषय में तो। रामपुत्र नाम से आईडी है। हाँ जी, नमस्ते सर जी। जी नमस्ते जी, देश एक जमीन का, एक तरह से जमीन का टुकड़ा है जिसका एक निश्चित सीमा होता है, जिसको चलाने के लिए उसके भिन्न भिन्न संघ या संस्थाएं या फिर कोई
पालिकाएं होती हैं, जिसमें उसके सांसद है, विधानसभा है, ये सब होते हैं, जिसको चलाने सुरक्षा के लिए उसके सेनाएं होती हैं। तो ये हो गया देश। और जो राष्ट्र हमारे परंपरा, हमारे सरोकारों से चलता है, जिसको निश्चित तौर पर एक समाज चलाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन देश की सीमाएं होती हैं। जी ठीक है, लेते हैं उर्वशी जी। आचार्य जी, देश अगर मैं कहूँ तो जैसे मेरे अराउंड 200 या 250 किलोमीटर का एरिया जो है वो एक देश हो सकता है, और जहाँ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एक साथ मिले तो उसे हम राष्ट्र कह सकते हैं, जैसे भारत एक राष्ट्र है। और अगर मैं कहूँ उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र जैसे 200-250 किलोमीटर का, वो एक देश है स्पेसिफिक वो एरिया। तो फिर अफ्रीका भी राष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर रहते हैं। अफ्रीका में आचार्य जी, हाँ, एक बड़े भूभाग खंड को हम राष्ट्र बोल सकते हैं। तो अफ्रीका को राष्ट्र बोल सकते हैं। हाँ आचार्य जी। 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं वहां। चलिए, उर्वशी जी का कहना है कि जहाँ भिन्न भिन्न सभ्यताएं हो, सिविलाइजेशन हो, वो इकट्ठा रहती हो तो उसे राष्ट्र कह सकते हैं, और वो एक बड़ा होता है, छोटे भूभाग को देश कहते हैं। रवि कौशिक जी। आचार्य जी, भूमि के एक छोटे से भाग को देश कहते हैं, और राष्ट्र जहां धर्मनिरपेक्षता नहीं होती हो उसे राष्ट्र कहते हैं। जैसे कि पहले भारत आर्यावर्त से जाना जाता था, तब ये राष्ट्र था, और आज के समय में तो ये देश की परिस्थितियों में रह गया है। ये मेरा जवाब था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मतलब आपको आज लगता नहीं है सेक्युलर हो जाने के बाद कि ये राष्ट्र एक राष्ट्र है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। आइए हम प्रयास करते हैं चीजों को समझने का। हाथ डाउन कर लीजिए। बाकी सब लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा, सबके नहीं ले पाऊंगा पूर्व पक्ष में। आइए राष्ट्र को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राष्ट्र एक विस्तृत अवधारणा है। राष्ट्र कैसी अवधारणा है उसके बारे में आपको बता दूंगा, तो आप सावधानी पूर्वक समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, राष्ट्र 4 घटकों से मिलकर बनता है। राष्ट्र के 4 घटक होते हैं, 4 घटकों से मिलकर राष्ट्र बनता है। और ये 4 घटक कौन कौन से होते हैं? इन 4 घटकों में पहला घटक है जमीन। किसी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए उसके पास एटलीस्ट एक जमीन, एक भूभाग होना चाहिए। अगर उस पर एक लैंड नहीं है, उसके पास एक जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, एक जगह नहीं है, तो उसे राष्ट्र नहीं कह सकते। सबसे पहला घटक है जमीन। किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए उसे जमीन होना जरूरी है। इसी जमीन, इसी जगह, इसी लैंड को संस्कृत भाषा में देश कहते हैं। देश मतलब जगह। देश बहुत छोटी सी भी हो सकती है, एक पिन पॉइंट जगह भी देश हो सकती है। जैसे उपासना में कहा जाता है कि शरीर के किसी एक देश में मन को टिकाकर, इसका मतलब शरीर में भी देश है। देश का मतलब जगह है, किसी भी एक जगह जहां आप उंगली रख देते हैं वो एक देश है। तो देश का मतलब है जगह। तो राष्ट्र को राष्ट्र होने के लिए पहले एक भूभाग की जरूरत होती है कि उसके पास एक सीमांकन हो कि यहां से लेकर यहां तक ये एक देश है जिसमें ये राष्ट्र अपने आप को खड़ा करेगा। तो पहली चीज हुई जमीन। दूसरी चीज है जमीन पर बसने वाले लोग। अगर जमीन हो, लोग ना हो, तो भी राष्ट्र नहीं हो सकता। जैसे इसका उदाहरण है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जमीन बहुत है लेकिन लोग नहीं है। लोग नहीं है तो महाराष्ट्र नहीं है। और जिनके पास जमीन नहीं होती वो भी राष्ट्र नहीं बना सकते। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों के पास कोई जमीन, कोई लैंड का टुकड़ा नहीं था, कोई भूमि का टुकड़ा नहीं था, तो उनका कोई राष्ट्र नहीं था। बाद में उन्हें जब ये इजराइल वाली जमीन मिल गई तो उन्होंने अपना राष्ट्र खड़ा किया। तो पहली चीज है भूमि, दूसरी चीज है भूमि पर बसने वाले लोग, और तीसरी चीज है इन लोगों का इस भूमि पर मालिकाना हक। अगर इन लोगों का इस भूमि पर मालिकाना हक न हो तो भी ये राष्ट्र नहीं होगा। मालिकाना हक बेहद जरूरी है, स्वामित्व बेहद जरूरी है। स्वामित्व के बिना भी राष्ट्र नहीं हो सकता। जैसे हमारा देश आज से 100 साल पहले हमारे देश में अंग्रेजों और मुसलमानों का शासन था, और अंग्रेजों और मुसलमानों के शासन के उस काल में हमारे पास भूमि थी, भूमि पर रहने वाले बसने वाले लोग थे, लेकिन उन लोगों का उस भूमि पर स्वामित्व नहीं था। उस पर या तो अंग्रेजों की सत्ताएं चलती थी या मुसलमानों की सत्ताएं चलती थी। थोड़ी बहुत जगह ऐसी थी जहां भारतीयों की सत्ताएं भी थी। तो
यहां कहने का अर्थ यह बनता है कि स्वामित्व बेहद जरूरी है। अगर स्वामित्व नहीं हुआ तो जिनका स्वामित्व है उनका उपनिवेश माना जाएगा, वो राष्ट्र नहीं हो सकता। उपनिवेश यानी कॉलोनी। जैसे वी वर ब्रिटिशर्स कॉलोनी, वो टाइम था जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, हम उपनिवेश थे उनका। आज हम उपनिवेश नहीं है, आज हम कॉलोनी नहीं है, आज हम कुछ और हैं। क्या है वो चर्चा करेंगे। तो तीन घटक हो गए, तीन घटकों से मिलकर किसी राष्ट्र का शरीर बनता है। पहला भूमि, भूमि को ही देश कहते हैं। दूसरा इस भूमि पर बसने वाले लोग, यानी उसका डेमोग्राफिक पोजीशन क्या है, डेमोग्राफिक कंपोजिशन क्या है, किस किस तरह के लोग उसमें रहते हैं, लोग, पॉपुलेशन, प्रजा। तीसरा इस प्रजा, इस पॉपुलेशन का उस जमीन पे मालिकाना हक। ये तीन चीजें मिलके किसी राष्ट्र का शरीर बनाती हैं। लेकिन ये शरीर निष्प्राण रहता है जब तक इसमें आत्मा न हो। आत्मा आने पर कोई राष्ट्र अनुप्राणित हो उठता है, सजीव हो उठता है, जी उठता है, वो जीवित हो जाता है। और किसी राष्ट्र की आत्मा होती है उस राष्ट्र की संस्कृति। संस्कृति चौथा घटक है और आत्मा के स्थान पर यह है जो राष्ट्र की जड़ता में चैतन्य का संचार करती है। पहला भूमि, दूसरा भूमि पर बसने वाले लोग, तीसरा लोगों का भूमि पर मालिकाना हक, और चौथा जो आत्मा है जो इस राष्ट्र के शरीर को अनुप्राणित करेगा, वो है उस राष्ट्र की संस्कृति। अब आइए इस आधार पर देख लेते हैं कि हमारे देश में, हमारा जो देश है, इस देश में हमारी जमीन है कि नहीं है, ये सारी चीजें हैं कि नहीं है, इस आधार पर हमारा राष्ट्र होगा कि नहीं होगा। भारत को देख लेते हैं। क्या वर्तमान में भारत के पास कोई जमीन है? तो हाँ है। अब ये नहीं कहेंगे कि कहां तक थी वो, वहां तक थी, वहां तक, उसे छोड़ दीजिए, जो गया सो गया, उसके बाद में विचार करेंगे कि कैसे आए। लेकिन अभी विचार करना है कि अभी वर्तमान में हमारे पास कुछ भूभाग है कि नहीं है। तो हाँ, हमारे पास भूभाग है। कितना है? तो पहले जम्मू और कश्मीर कहा जाता था, लेकिन अब जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है और उसका सबसे ऊपर का जो इलाका है उसे लद्दाख कहा जाता है। तो लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी में इंदिरा पॉइंट तक, ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक। और इधर चले जाइए तो अटक से लेकर कटक तक। अटक बोलते हैं, असल में ये पाकिस्तान का जिला है, उसके बाद से शुरू होता है। तो वहां से जो शुरू होता है, यानी गुजरात का आखिरी क्षेत्र जिसे कच्छ का रण बोलते हैं, वहां से शुरू करके अरुणाचल प्रदेश का आखिरी क्षेत्र जिसे कच्छार बोलते हैं, यहां तक का भूभाग इस समय भारतवर्ष के पास है। इन चारों बिंदुओं के बीच का भूभाग, यानी हमारे पास जमीन है, एक निश्चित भूभाग हमारे पास है। दूसरी चीज आती है प्रजा। क्या हमारे पास प्रजा है? हाँ है भाई। 135 से 150 करोड़ के बीच में हमारे पास प्रजा है। मैं कहा करता हूं 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 135 करोड़ लोग हैं, पर सच्चाई यही है कि 150 करोड़ लोग हैं। खैर, इस झगड़े में नहीं पड़ते हैं, 135 ही मान लीजिए सरकार कह रही है। तो 135 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, तो ये थोड़ी पॉपुलेशन नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में इतनी पॉपुलेशन नहीं रहती जितनी अपने देश में रहती है। तो दूसरा घटक भी पूरा। तीसरा घटक, इन लोगों का इस जमीन पे मालिकाना हक है या नहीं है? तो पक्का है ना, है इस जमीन पे मालिकाना हक हमारा। हमारे खेत अपने नाम हैं, हमारे प्लॉट्स हमारे नाम हैं, हमारे मकान हमारे नाम हैं, तहसील में, खसरा खतौनी में हमारा नाम वहां दर्ज हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे खेत, हमारी जमीन, हमारी चीजों पे हम प्रजा का इस भूमि पर मालिकाना हक है। तीनों घटक पूरे। चौथा घटक, क्या भारत की कोई एक निश्चित संस्कृति है? पक्का है। भारत की एक निश्चित संस्कृति है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तक चले जाइए, अगर हम हिंदुओं की बात करें तो इनके विवाह संस्कार एक ही प्रकार से होते हैं। जो मूल निवासी हैं यहाँ के, उनकी बात कर रहा हूं, ईसाइयों और मुसलमानों की भी करूंगा, मना नहीं कर रहा हूं कि उनकी नहीं करूंगा। अभी पहले हिंदुओं को देख लेते हैं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों का विवाह वेद के मंत्रों से ही किया जाता है। चाहे वो पंडित जी करें, चाहे कोई विद्वान आकर कहें, चाहे गुरुकुल की कन्याएं आकर करें, कोई भी करे, लेकिन वो वेद के मंत्रों से ही होता है। आज भी जहां जहां भारत में, चाहे केवल शिष्टाचार के कारण कुछ जगह राजाओं का राज तिलक होता है, आज भी होता है। मतलब राजा है नहीं वो, लेकिन वो परंपरा का निर्वहन आज भी वहां चलता है। तो किसी का भी राजमुकुट उसके सिर पर रखा जाए तो वो वेद के मंत्रों को बोलकर ही रखा जाता है। आज भी हमारे यहाँ 16 संस्कारों में पूरा जीवन बटा होता है। आज भी हमारे यहाँ सन्यास को वर्ण माना जाता है, आश्रम माना जाता है। वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है। आज भी हमारे यहाँ पूरी संस्कृति वर्णाश्रम धर्म में बटी हुई है। इसका मतलब सिर से लेकर पांव तक और दाएं से लेकर बाएं तक पूरे देश में एक निश्चित संस्कृति प्रवाहित होती है। वही संस्कृति आंध्र प्रदेश में है, केरल में है,
वही ज्यों की त्यों, जैसा कटिवस्त्र मैं बांधकर इस समय आपसे कक्षा ले रहा हूं, जैसे कटिवस्त्र में मैं इस समय मौजूद हूं, ठीक ऐसा ही कटिवस्त्र केरल का आदमी भी बांधता है। बांधता ही नहीं, उसे बांधकर विधानसभा और संसद में जाकर बैठता है, आंध्र प्रदेश का भी, कन्नड़ का भी। और वही हमारा सांस्कृतिक वेश भी है, धोती या कटिवस्त्र और कुर्ता या ऊपर का उत्तर ये पहनना, ये हमारा सांस्कृतिक वेश माना जाता है। तो ये जो हमारा सांस्कृतिक वेश है, इस सांस्कृतिक वेश में हम एक साथ बटे हुए हैं। हम सबका एक निश्चित शिष्टाचार है, आपस में हमारा एक लोकाचार है। अगर भारत के संविधान को देखें तो भारत का संविधान राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में नमस्ते को राष्ट्रीय अभिवादन स्वीकार करता है। यही वेद का भी अभिवादन है। संघ में आपने देखा होगा, खड़े होकर गीत गाते हैं, कहते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। तो ये जो नमस्ते नमस्ते शब्द बार बार आता है, पूरी प्रार्थना में जो नमस्ते शब्द बार बार आता है, ये नमस्ते शब्द बताता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो प्रवाह है, वो वेद से है। और वेद में हमारा जो अभिवादन है वो नमस्ते है। इसी अभिवादन को संविधान में भी राष्ट्रीय अभिवादन के तौर पर स्वीकार किया गया है। संविधान में यही अभिवादन मान्य है, इसी अभिवादन को स्वीकार किया जाता है और माना जाता है। हमारा लोकाचार यही है। हमारे यहाँ आज भी कोई अपने बड़ों के सिराहने नहीं बैठता है, उनके पाएं बैठा जाता है, अद्वाइन की तरफ बैठा जाता है। उधर जिधर रस्सियां खिंची होती हैं उधर हम चारपाई पर बैठते हैं। हमें इस शिष्टाचार का पालन करने के लिए बड़ों के द्वारा सिखाया जाता है कि कभी भी अपने बड़ों के दाईं ओर नहीं चलना चाहिए, बड़ों के बाईं ओर चलना चाहिए। अपने बड़ों के, माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनके हमेशा चरण स्पर्श हम करते हैं, ये हमारी रीति नीति है। हमें सिखाया जाता है कि भोजन भूमि पर बैठकर करना चाहिए। वो बात अलग है कि आज हमने पशु संस्कृति को स्वीकार कर लिया है और जैसे पशु खड़े खड़े भोजन करता है, तो हम सब लोग भी इसी प्रकार आजकल भोजन करने लगे। लेकिन ये हम सब मानते हो, खड़े खड़े लोग भी मानते हैं कि हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में बैठ के भोजन किया जाता है, पाँव में जूता चप्पल पहन के भोजन नहीं किया जाता, भोजन नंगे पाँव किया जाता है। जब भी कोई मंत्र पाठ करते हैं तो मंत्र पाठ के समय हमारे पाँव में जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। ये हमारा लोकाचार है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी संस्कृति है। और ये एक संस्कृति पूरे भारतवर्ष में एक सी फैली हुई है, पूरे भारतवर्ष में एक सारी संस्कृति है। हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था को हम सब लोग स्वीकार करते हैं, तो हमारी एक संस्कृति है और वो संस्कृति पूरे देश में है। तो इसका मतलब यह है, पहले 3 घटक पूरे थे, एक घटक चौथा ये भी पूरा हो गया, तो हमारे 4 घटक बन गए और ये 4 घटक मिलाकर इस राष्ट्र को राष्ट्र घोषित करते हैं। और इसी बात के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि ये राष्ट्र केवल ईंट मिट्टी पत्थरों, कंकड़ों, नदियों और पहाड़ों से मिलकर बना नहीं है, अपितु यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो यह एक राष्ट्र है। और ये जो परिभाषा मैंने आपको दी है, ये एक सार्वभौमिक परिभाषा है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। दुनिया के किसी भी देश को यदि आपको ये देखना हो कि वो राष्ट्र है कि नहीं है, तो ये 4 चीजें उस पर अप्लाई करके देख लीजिए। अगर ये 4 चीजें उस पर पूरी तरह एप्लीकेबल हैं तो वो राष्ट्र है, नहीं तो वो राष्ट्र नहीं है। कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान भी, ईरान भी, इराक भी, कोई भी हो, वो सब हो सकते हैं अगर ये 4 चीजें उन पर एप्लीकेबल हैं। खैर, मुझे दूसरों से लेना देना नहीं है, मैं अपने के बारे में बात कर रहा हूं, स्वार्थी आदमी हूं। तो मेरा राष्ट्र है या नहीं है, तो मैंने इसके संबंध में अच्छे से चर्चा की और हमने जाना कि मेरा राष्ट्र जो है वो राष्ट्र है, वो इन 4 घटकों के अंतर्गत राष्ट्र होने की परिभाषा पर पूरी तरह खरा उतरता है। अब बात आती है कि ये जो राष्ट्र है मेरा, ये मेरा है कि नहीं है। प्रश्न खड़ा होता है, ये मेरा है कि नहीं है, और अगर ये मेरा है तो मेरे पास क्या प्रमाण है कि ये मेरा है? क्या मेरे पास कोई प्रमाण है कि ये मेरा है? तो आइए इस विषय को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या ये राष्ट्र मेरा है, ये प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि चीज आपके पास हो और आप ये प्रमाणित नहीं कर पाए कि ये मेरी है तो फंस जाओगे। एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, देखिए कितना भयानक वाक्य है। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने उस समय 12वीं कक्षा पास की थी और 12वीं कक्षा पास करके किसी परीक्षा के लिए मैं दिल्ली गया। मेरे साथ मेरा एक मित्र था और मेरे मित्र ने कहा कि मेरे बहनोई वहां रहते हैं। जब बहनोई की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, हमसे 2-4 साल बड़ा होगा, मतलब हम रहे होंगे 17-18 साल के, वो रहा होगा 21-22 साल का। वो वहां नौकरी करता था। हम उसके निवास पर चले गए, किराए पर मकान लेकर रहता था। उनके घर गए तो जाकर देखा उसकी माताजी बहुत बीमार है। घर में केवल वो लड़का, हमारी बहन
और वो उसकी सास, हम वहां पहुंचे, वो सास बहुत बीमार थी उस लड़की की, तो वो थोड़ी देर में मर गई। अब वो मरी तो हम तो समझ गए कि ये मर गई है, लेकिन जिसका बेटा है तो बेटे को कैसे यकीन आएगा कि ये मर गई है? उसे यकीन ना आए कि वो मर गई, तो उसने कहा डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अब वो दोनों दौड़े डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, और मुझसे कहा कि तुम इसे गोद में उठाकर नीचे आओ, तब तक हम ऑटो लेकर आते हैं। मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं रास्ते भूल जाता हूँ, भुलक्कड़ हूँ रास्तों के मामले में। वो तो दौड़ के चले गए गलियों में से गुजरते हुए सड़क पर, और मैं उस बुढ़िया की लाश को हाथ में लिए हुए गलियों में न जाने कहां भटक गया। मुझे यही पता नहीं कि मैं कहां आ गया हूं, गलत रास्तों पर चला गया। बाद में उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और बात सारी हो गई। लेकिन मेरा मित्र मुझसे बैठकर पूछा, उसने मुझसे पूछा कि तू कहां चला गया था? ये सोच तेरे हाथ में लाश थी, अगर तुझे एक पुलिस वाला पकड़ लेता और पूछता ये लाश किसकी है, तो तुझे पता नहीं था किसकी लाश है, क्योंकि तू तो उसका नाम नहीं जानता। अच्छा, तू मेरे बहनों का नाम भी नहीं जानता, तू ये भी नहीं बता सकता जी उनकी माताजी की लाश है, ये भी नहीं बता सकता कि वो किस मकान में रहते हैं, तू पुलिस को लेकर वापस उस मकान में भी नहीं जा सकता था, तो तेरी क्या स्थिति होती? इसीलिए जो चीज आपके हाथ में हो, उस हाथ की चीज को ये साबित करना जरूरी है कि ये चीज मेरी है, नहीं तो वो आपका ऐसी खतरनाक स्थिति में लेकर जा सकती है कि आपके बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ये साबित करना बहुत जरूरी है कि ये देश मेरा है। आपके पास क्या प्रमाण है? आप में से कुछ कहेंगे मेरे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है। तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड तो आतंकवादियों के पास 4 हैं और चारों ओरिजिनल हैं। तो ये तो प्रमाण नहीं हुआ कि देश आपका है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे मैं हिंदू हूं इसलिए मेरा देश है। ये क्या प्रमाण हुआ कि तुम हिंदू हो, देश तुम्हारा है? क्या तुम अमेरिका में जाकर भी कह सकते हो कि मैं हिंदू हूं, अमेरिका मेरा है ना? तो भारत में कैसे कह सकते हो कि हिंदू हूं ये इसलिए ये देश मेरा है? देश तुम्हारा है, ये कैसे साबित करोगे? तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि देश मेरा है? अब तुम में से कुछ कहेंगे देखो जी मैं राम का पुत्र हूं, कैसे साबित हो कि तुम राम के पुत्र हो? कैसे साबित होगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि देश हमारा है, इसे कैसे प्रमाणित करें कि देश हमारा है? क्योंकि एक बिना मूंछ की दाढ़ी का आदमी भी खड़ा होकर कहता है कि देश मेरा है। वो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे, और फिर कहता है कि देश मेरा है, तुम बाहर जाओ, तुम्हारा क्या मतलब यहां रहने का? तब आपके लिए एक मजबूरी खड़ी हो जाती है कि ये साबित करो कि ये देश मेरा है। देश तुम्हारा कैसे है ये प्रमाणित करके तुम्हें दे रहा हूं, इसके बाद भूलना मत, पल्ले गांठ लगा लेना कि देश मेरा है। देखो, जो तर्क और प्रमाण मैं दे रहा हूं, ये तर्क और प्रमाण अभी पिछले दिनों संत कबीर नगर में मैंने दिए, और वहां एक डिस्ट्रिक्ट जज आए हुए थे। अच्छा, घटना ये घटी कि जज साहब बैठे तो रहे, लेकिन बाद में शायद वो चले गए, इसलिए कि कैमरा वहां था, तो उन्हें लगा कि बात इतनी संवेदनशील चल रही है कि कैमरा मेरी तरफ घूम गया तो कहीं नौकरी पे समस्या ना आ जाए। लेकिन बात यह है कि जो तर्क मैं दे रहा हूं, इन तर्कों पर कचहरी में खड़े होकर बहस की जा सकती है। जो तर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये वे प्रमाण दे रहा हूं जो प्रमाण सरकारी आधार पर प्रमाण है। सुनिए, देश आपका कैसे? अच्छा, ये सोचो, हम सब जो इस गूगल मीट में उपस्थित हैं, हम सबकी माँ कहाँ पैदा हुई? तो हम पाते हैं हमारी माँ इसी देश में पैदा हुई, और उसकी माँ कहाँ पैदा हुई? इसी देश में पैदा हुई। और सृष्टि के आदिकाल तक चले जाओ, हम सबकी माओं की माएं यहीं पैदा होती चली आई। और इसी तरह अगर हम अपने पिता को देखें तो हमारे पिता कहाँ पैदा हुए? इसी देश में, और उनके पिता वो भी इसी देश में। और सृष्टि के आदिकाल तक चले जाओ, हम सब के पिताओं के पिता इसी देश में पैदा होते चले आए। ये तो एक बात मैंने आपको बताई। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास अपने घर और जमीन के क्या कागज हैं? क्या आपके पास अपने घर और जमीन के कोई कागज हैं? कोई कागज नहीं है। जो आपके पास गांव में खेत है, जो गांव का घर है, उसके कोई कागज आपके पास नहीं। हो सकता है शहर के जो मकान आपने खरीदा है उसके कागज आपके पास हों, लेकिन गांव में जो आपका घर है और गांव में जो आपका खेत है उसका कोई कागज आपके पास नहीं होता। क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं वहां कोई कागज हमारे पास नहीं होता है, बल्कि हमारा नाम तहसील में दर्ज होता है। तहसील में दर्ज होता है कि राम स्वरूप की 100 बीघा जमीन थी, उसके 4 लड़के हैं, और उन 4 लड़कों में 25-25 बीघा जमीन, इतनी जमीन इस लड़के के नाम, इतनी जमीन इस लड़के के नाम, इतनी जमीन इस लड़के के नाम चली गई। और इस तरह वहां केवल दर्ज कर लिया जाता है, और उसी दर्ज के आधार पर आप उस जमीन के स्वामी बन जाते हो। यानी तहसील सिद्ध करती है कि जमीन आपकी है, और तहसील ये बताती है कि ये आपके पिता की जमीन है, इसलिए आपकी जमीन है।
लेकिन आपके पिता की जमीन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो आपके दादा की जमीन है और दादा से वो आपके पिता के नाम आई और पिता से आपके नाम आई। इसी तरह सृष्टि के आदिकाल से लेकर ये जमीन मेरे पिता की जमीन है और मेरे पिताओं से उनके पुत्रों उनके पुत्रों उनके पुत्रों उनके पुत्रों उनके पुत्रों और आज तक मुझ तक ये जमीन उतरती चली आई है। इसलिए ये मेरे पिता की जमीन है, मेरे पिता की भूमि है और मेरे पिता की भूमि होने से ये मेरी पितृभूमि है। और ठीक इसी तरह से सृष्टि का आदिकाल से लेकर इस देश में मेरी माएं पैदा होती चली आई हैं। इसलिए सृष्टि के आदिकाल में जो पहली माँ जिसका इस जमीन पर अधिकार था, भूमि पर अधिकार था, मेरे परिवार की श्रृंखला में उसकी ये भूमि थी और उसकी पुत्री और उसकी पुत्री और उसकी पुत्री और सृष्टि के इस क्रम तक जहां आज हम खड़े हैं, यहां तक ये भूमि इस तरह हमारी माताओं के नाम से उतरती चली आई है। इसलिए मेरी माता की भूमि होने से ये मेरी मातृभूमि है। दो प्रमाण समझ लीजिए, पिता की भूमि होने से ये मेरी पितृभूमि और माता की भूमि होने से ये मेरी मातृभूमि है और माता पिता दोनों की भूमि होने से ये मेरी पैतृक भूमि है। भाई जो माता पिता की भूमि होती है उसे पैतृक भूमि कहते हैं कि नहीं कहते? और मैंने जन्म भी इसी देश में लिया है, इसलिए जन्म लेने से ये मेरी जन्मभूमि है। और केवल जन्म नहीं लिया, अपितु मैं अपना कर्म भी इसी देश को समर्पित कर रहा हूं, इसीलिए कर्म करने से ये मेरी कर्म भूमि है। तो मैंने 5 प्रकार की भूमि आपको बताई, फिर से सुनिए। मैंने बताया ये मेरी माँ की भूमि होने से मेरी मातृभूमि, पिता की भूमि होने से मेरी पितृभूमि और माता पिता दोनों की भूमि होने से मेरी पैतृक भूमि है। जन्म लेने से मेरी जन्मभूमि और कर्म करने से मेरी कर्म भूमि है। तो ये प्रमाण आप इस भूमि के संबंध में दे सकते हैं, लेकिन रुको, यही प्रमाण इस भूमि के संबंध में एक मुसलमान भी दे सकता है, क्योंकि मुसलमान जो इस देश में रहता है वो 35 करोड़ मुसलमान, वो 40 करोड़ मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आया, वो इसी देश के लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करके उन्हें मुसलमान बनाया गया। तो 99.99% मुसलमान इसी देश का है। सृष्टि के आदिकाल तक उसके पिता यहीं के हैं, माता यहीं की है, तो उसकी भी मातृभूमि है, पितृभूमि है, पैतृक भूमि है। और यहीं एक ही कमरे में 17 बच्चे जन्म लेते हैं, तो जन्मभूमि भी यही है। यहीं पंचर जोड़ रहे हैं तो यही उनकी कर्म भूमि है। तो ये उनकी भी वैसी वैसी भूमि है जैसी आपकी है। पक्षपात नहीं करते हम लोग, बिल्कुल भी पक्षपात नहीं करते, जैसा है वैसा ही कहते हैं। लेकिन अभी एक शर्त और बाकी है। भूमि आपकी है, इसके लिए 6 शर्तें होना जरूरी हैं। 5 शर्तों में वे और आप दोनों खरे उतर रहे हो, ईसाई भी, मुसलमान भी और आप भी। आपका मतलब आप में मैं 3-4 को जोड़ता हूं। आप में मैं जोड़ता हूं हिंदुओं में शैव, शाक्त, वैष्णव और बौद्ध, जैन, सिख, आर्य, ये सबको मैं एक जगह रखता हूं। ये सब एक हैं, इसी भूमि के लाल हैं, सब एक ही परिवार के लोग हैं। चूल्हे अलग अलग जल रहे हैं, परिवार सबका एक ही है। तो जैसे आप इसके संबंध में तर्क दे सकते हो, वैसा ही तर्क इसके संबंध में एक मुसलमान और एक ईसाई भी दे सकता है, इन 5 शर्तों के आधार पर। लेकिन एक छठी शर्त है, अगर ये छठी शर्त पूरी न हो तो पहली 5 शर्तें खारिज हो जाती हैं। और छठी शर्त ये है कि जिसकी पुण्य भूमि है उसकी भूमि मानी जाएगी और जिसकी पुण्य भूमि नहीं है उसकी भूमि नहीं मानी जाएगी। पुण्य भूमि किसे कहते हैं? जहां व्यक्ति अपने सांस्कृतिक क्रियाकलापों को अंजाम देता है, जहां अपने सांस्कृतिक क्रियाविधि वो करता है, उसे उसकी पुण्य भूमि कहा जाता है। जैसे हिंदू अपना यज्ञ इसी भूमि पर करते हैं, वो हरिद्वार करे, काशी करे या अपने घर में करे, अपने बाग में, खेत में देवता बनाकर करे या कहीं भी करे, वो अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप इसी देश की भूमि पर करता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अगर हिंदू इस देश को छोड़कर बाहर चला जाए, अमेरिका और इंग्लैंड में जाकर बस जाए, तो जब वो वहां होली दिवाली आती है तो होली दीपावली पर वो वहां से लौट कर आता है और इस देश में आकर दिए जलाता है, यहां आकर यज्ञ करता है, यहां आकर हवन पूजा करता है। अर्थात ये हिंदुओं की पुण्य भूमि है, क्योंकि वो अपना यज्ञ कहीं भी रहे लेकिन यज्ञ इसी भूमि पर आकर करते हैं। लेकिन अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, बस 1 सेकंड के लिए अनम्यूट करके उत्तर देकर फिर म्यूट कर लेना अपना माइक। मेरा आपसे प्रश्न है, मुसलमान अपना यज्ञ, जिसे आजकल वो हज कहने लगा है, उस यज्ञ को इसी देश की भूमि पर करता है या देश के कहीं बाहर करता है जाकर? करता है, सऊदी अरब में करते हैं, विदेश में करता जहाँ जन्म लिए थे, तो उसकी पुण्य भूमि हुई नहीं। बाहर
हज को बिगाड़ कर वो आजकल हज कहने लगा है, वो उस हज को करने मक्का और मदीना जाता है, उसका हज भारत में नहीं होता है। अपितु जब वो नमाज अता करता है तो नमाज अता करते समय भी उसका सीना किबले की ओर होता है। जब तक उसका सीना किबले की ओर ना हो तब तक उसकी नमाज अता नहीं होती। किबला अरब देश में एक मस्जिद को माना जाता है, अरब देश की उस मस्जिद की तरफ अगर सीना नहीं होगा तो नमाज अता नहीं होती है, यानी वो इस भूमि को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानता। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, जिसकी पुण्य भूमि नहीं है, जो इसे अपनी पुण्य भूमि नहीं मानता, क्या वो इसे अपनी मातृभूमि मानेगा? जो पुण्य भूमि नहीं मानता है, इसका मतलब वो ये मानता है कि उसकी माता पिता किसी और देश के हैं, इसीलिए तो उसकी पुण्य भूमि नहीं है। तो ना तो ये उसकी मातृभूमि बची, ना तो ये उसकी पितृभूमि बची, ना तो ये उसकी पैतृक भूमि बची, ना ये उसकी जन्म भूमि बची, और ना ये उसकी कर्म भूमि बची। वो यहाँ कर्म किसी षड्यंत्र, किसी एजेंडे के तहत कर रहा है, वो यहाँ जन्म किसी षड्यंत्र, किसी एजेंडे के तहत ले रहा है। वो इस देश में जो कुछ भी करता है वो किसी एजेंडे के तहत करता है। और ठीक इसी तरह ईसाई भी अपना यज्ञ यहाँ नहीं, यरूशलेम में जाकर करते हैं, इसलिए ये उनकी पुण्य भूमि नहीं है। और जिसकी पुण्य भूमि नहीं, उसकी मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि नहीं है। और जब ऐसी भूमि नहीं है तो ना ये भूमि ईसाइयों की है 1 इंच भी नहीं, ना ये मुसलमानों की है 1 इंच भी नहीं। उनका इस भूमि से कोई मतलब नहीं, टोटली डिस्कनेक्टेड लोग हैं। वो इस भारत से पूरी तरह कटे हुए हैं, इस भारत भूमि में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं बनती। और ये पूरी भूमि मेरी है, ये इंच इंच जमीन मेरी है, इसका रत्ती रत्ती भर टुकड़ा मेरा है, कण कण मेरी है, ये सारी जमीन, सारा भूभाग मेरा है। लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक, इन चारों बिंदुओं के बीच का सारा भूभाग मेरा है। ये मेरी माँ की जमीन है, मेरे बाप की जमीन है, मेरे माँ बाप की पैतृक जमीन है, मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि है, और मेरी पुण्य भूमि है। ये मिट्टी, ये जल, ये हवा, ये पानी, ये पेड़, ये पहाड़, ये नदियां, ये नहरें, ये लोग, ये मेरे हैं। ये सारा राष्ट्र मेरा है। बोलो, इस संबंध में इस देश का 107 करोड़ हिंदू ये दावा ठोक सकता है या नहीं? एक बार हाँ ना कह के म्यूट कर लीजिए अपना माइक। जी बिल्कुल। फिर ये भूमि नहीं है, तो फिर ये भूमि यवनों की भूमि नहीं कही जा सकती, ये मलेच्छों की, ईसाइयों की और मुसलमानों की भूमि नहीं कही जा सकती। ये भूमि उनकी है जिनके माता पिता की भूमि है, जिनकी पुण्य भूमि है। तो ये इन 107 करोड़ हिंदुओं की साझा भूमि है, ये इन 107 करोड़ हिंदुओं की भूमि है, और इनके अतिरिक्त किसी और का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। रत्ती भर नहीं, कण भर नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, रत्ती भर नहीं, है ही नहीं अधिकार उनका इस भूमि पर। ये हमारी भूमि। अच्छा, जब हमारी है तो इस भूमि के संबंध में एक बात और समझ लीजिए। भूमि के संबंध में बात यह बनती है कि भूमि को आज के बाद ये मत कहना, इस देश को आज के बाद ये मत कहना कि ये देश हमारा देश है, क्योंकि जब आप हमारा कहते हो तो इसका मतलब है आप इस आवाज नहीं आ रही थी, किसी और को शामिल करते हो। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आचार्य जी आ रही है। जी आचार्य जी। जब आप कहते हो कि हमारा देश है तो आप इस स्वामित्व में किसी और को शामिल करते हो, लेकिन जब आप कहते हो कि मेरा देश है तब स्वामित्व में किसी और को शामिल नहीं करते। और जब स्वामित्व में किसी और को शामिल नहीं करते तो जिम्मेदारी अपनी समझते हो। जैसे छुटपन में बच्चे आपस में लड़ते हैं कि माँ मेरी है और माँ मेरी है, जब तक वो माँ उनकी अपनी रहती है तब तक उस माँ के प्रति जिम्मेदारी भी उनकी अपनी रहती है। मुझे अच्छी तरह याद है, छुटपन में एक बार मेरी बहन से झगड़ा हो गया और मैं अपनी माँ से बोलना बंद कर दिया। 3 दिन के बाद मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं बोल रहा है मेरे साथ। मैंने कहा, देख माँ साझेगी नहीं निभेगी, या तो तू इसकी रह ले या तो तू मेरी रह ले। लेकिन माँ बड़ी चतुर होती है। माँ ने कमरे में मुझे ले जाकर समझा दिया कि मैं तो तेरी माँ हूं, ये तो बाद में पैदा हुई, बाद में पैदा होने वाले का कोई अधिकार नहीं होता। और उसे कमरे में ले जाकर कह दिया कि अंतिम परिणति जो हो वही तो स्वामित्व का अधिकार रखती है, मैं तो तेरी ही माँ हूं। वो तो माँ की चतुराई थी कि उसने दोनों को रिझा लिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि माँ पर हम अपना अधिकार मेरा कहकर रखते हैं। इसी तरह इस मातृभूमि, इस मिट्टी, इस पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुण्य भूमि पर भी अधिकार ऐसा ही रखो कि ये मेरी भूमि है, ये इंच इंच जमीन मेरी है, ये संस्कृति मेरी है, ये लोग मेरे हैं, ये मेरी कर्मभूमि, मेरी पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि और मातृभूमि है। इसका कण कण भूभाग मेरा है, पग पग भूमि मेरी है, इंच इंच जमीन मेरी है, और इस सारी जमीन पर मेरा अधिकार है। ये अधिकार जब रखोगे तो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए विचार कर पाओगे कि इस राष्ट्र की रक्षा कैसे हो। मेरा आज का विषय केवल इन्हीं अवधारणाओं को लेकर था।
ये अवधारणाएं मेरी लगभग पूरी हो गई, इनमें कुछ बचा नहीं है। अब मैं आपको राष्ट्र की परिस्थितियां बताऊंगा कि इस देश की परिस्थितियां कितनी भयंकर हैं। उठते हुए, उन्नति करते हुए इस देश में आपको वो भयानक परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं, जिन भयानक परिस्थितियों के कारण ये देश एक ऐसे गड्ढे में गिर सकता है जहां से निकल पाना इसके लिए लगभग असंभव होगा। मैं मानता हूं कि पिछले 75 साल में जब ये देश आजादी के रास्ते पर बढ़ा है तो इस देश ने बहुत उन्नति की। जहां श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देश गड्ढे में उतर गए, रसातन लोक में चले गए, जहां बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश भिखारी बन गए हैं, वहां हमारा देश एक समुन्नत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ा है। लेकिन राष्ट्र ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा है जहां ये किसी भी दिशा की तरफ जा सकता है। हो सकता है ये पूरी तरह बर्बाद होकर नेस्तो नाबूद हो जाए, हो सकता है ये दुनिया के चरम पर पहुंचे। लेकिन वो परिस्थितियां कौन सी हैं जिन परिस्थितियों के कारण ये एक ही क्षण में मिट्टी में मिल सकता है? वो परिस्थितियां कल मैं आपके बीच में रखूंगा। आज का विषय हमारा इतना ही है। आज प्रश्नकाल नहीं लिया जा सकता, इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि प्रश्नकाल का विषय कल बनता है। कल हमारा प्रश्नकाल होगा, तो कल मैं आप लोगों के बीच में प्रश्नकाल भी रखूंगा। जो थोड़ा बहुत प्रश्नकाल बनता है वो प्रश्नकाल भी लूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के साथ साथ मैं आपसे कल बाकी बचे विषय पर भी चर्चा करूंगा कि राष्ट्र किन परिस्थितियों के बीच में से निकल कर जा रहा है। आखिर वो कौन से झंझावात हैं जो इस राष्ट्र के लिए एक दुरूह परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। आज का विषय इतना ही।